हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। क्या पेपर देखकर आपको भी ऐसा फील होता है कि अरे ये पेपर कैसे आ गया, ये तो हमें आता ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। और थोड़े टाइम तक तो हम सभी ब्लैंक हो जाते हैं कि इस पेपर में आखिरकार लिखे क्या, ये क्वेश्चन तो हमें याद ही नहीं आ रहा, ये तो हमने पढ़ा हुआ था बट अब कैसे क्यों नहीं याद आ रहा। मतलब एकदम फ्रस्ट्रेटिंग सा मूड हो जाता है ना। जब मैं स्कूल में थी मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं सब कुछ पढ़ कर जाती थी बट फिर भी जैसे पेपर आता था तो थोड़े टाइम तक, आधे घंटे तक उन सारे फैक्ट्स, उन सारे पॉइंट्स को रिकॉल करने में हमें आधा घंटा तो एग्जैक्टली लग ही जाता है। तो ये सबके साथ होता है, आपको ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। जब भी पेपर आता है तो उसको अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। वो तरीका आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं। देखो, टॉपर वो नहीं होता है जिसने सब कुछ पढ़ रखा होता है। पढ़ते तो हर कोई इंसान है, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से पढ़कर आते हैं, बट फिर भी एक पेपर को अटेम्प्ट करने की क्या टेक्निक्स होती है, किस तरीके से एक पेपर को आपको करना चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको मिले। और एम तो आपको करना ही है फुल मार्क्स के लिए, बट फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर कर पाए, उसके लिए कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाए, वो आज की क्लास में हम अच्छे से समझेंगे। और इसके बाद मैं गारंटी देती हूं कि आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करोगे और मेरी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, और आपको वो जरूर हेल्प करेंगी। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसे आता है पेपर। देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये सैंपल पेपर मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एड ऑन किया है। तो इसमें आप देखोगे कि पेपर की स्टार्टिंग में ही आपको इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई होती है, टाइम भी दिया हुआ होता है, मार्क्स भी दिए हुए होते हैं। तो ये सब चीजें आपको पहले से भी पता होने चाहिए। ये नहीं कि एकदम से आप पेपर देने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कितने मार्क्स का पेपर है, आपको पता ही नहीं है कितने घंटे का पेपर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके टीचर ने आपको एक पैटर्न भी बता रखा है कि स्टार्टिंग में आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, फिर आपके 2 मार्कर रहेंगे, फिर आपके 3 मार्कर्स रहेंगे, फिर 5 मार्कर रहेंगे, लास्ट में मैप वर्क होगा, तो पैटर्न भी अगर आपको पता है तो वो भी पता होना चाहिए। नहीं भी पता, चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मार्क्स तो पता होना चाहिए, टाइम भी पता होना चाहिए। आधे बच्चों को पता ही नहीं होता कितने टाइम का पेपर, अरे कर लेंगे, हो जाएगा, टाइम की हमें आज तक दिक्कत थोड़ी आई है। बट नहीं, टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टाइम आपको पता होना चाहिए और हमेशा वॉच तो लेकर जाया करो। मतलब आई डोंट थिंक सो कि वॉच के बिना कोई कैसे पेपर देता है, तो वॉच तो आपके पास जरूर होनी चाहिए। घड़ी, अगर वॉल क्लॉक है तो उसके ऊपर तो मैं इतना रिलाई नहीं करती, अपनी घड़ी होती है, अपना पता होता है कि किस तरीके से आपको जो है आप देखते रहते हो, लिखते रहो, देखते रहो। ये नहीं कि बस देखते ही रहो, अब लिखो और थोड़ा थोड़ा आपको टाइम का एहसास रहना चाहिए कि कितना टाइम है। तो देखो, जैसे ऐसे पेपर आता है, ऐसे आते हैं ना पेपर, और देखकर हम डर जाते हैं कैसे होगा, बट डरना नहीं है। सबसे पहली बात पेपर को देखो, आपके सारे पेपर जो है प्रिंटेड है या नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस प्रिंट ही नहीं हुए, पेपर ही गलत, थोड़ा जो है ऐसा मिल गया जिसपे एक साइड पे प्रिंट ही नहीं थे, तो दिक्कत आती है। सबसे पहले पेपर को देखो और जो है एनालाइज करो। डरो मत कि कोई क्वेश्चन आपने गलती से देख लिया और आपको पता चला ये तो आता ही नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। कोई बात नहीं, देख लेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको हम देख लेंगे, पहले आप पेपर को देखो। अब क्या होता है, आपको कुछ टेक्निक्स अब मैं बता देती हूँ। मैंने कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे लिखे हुए जो कि आपको फॉलो करनी है पेपर अटेम्प्ट करते वक्त, जिससे आपको जो है सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहली बात तो आपको एग्जाम फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का एग्जाम है ना, कितने टाइम का एग्जाम है, एमसीक्यूज क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 1 मार्कर एमसीक्यूज हो गए, 2 मार्कर्स कितने पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या डायग्राम भी बनाने को आएगा, क्या मैप वर्क भी आएगा, किन किन चीजों की आपको जरूरत है। आपको पहला अपना एग्जाम का फॉर्मेट पता होना चाहिए, चाहे आपका वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो, आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एकदम से रैंडमली पेपर देने नहीं जाना है, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, इट डजंट मैटर, क्लास टेस्ट ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये स्टेप तो लो। चाहे पढ़कर गए हो ना गए हो, एग्जाम का फॉर्मेट पूरा पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, देख लेंगे एग्जाम को। कभी कभी होता है ना, पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिला, क्लास टेस्ट था एकदम से, बट एग्जाम का फॉर्मेट भी पता होगा तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे।
सो अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पास वॉच होनी चाहिए, वॉच आप कैरी करो। टाइम मैनेज आपको करना आना चाहिए। जैसे पूरा जो पेपर होता है आप उसको डिवाइड करो कि आपको कितने टाइम में करना है। एमसीक्यूज आपको करने हैं तो आपको कितना टाइम में आपको करने हैं। ये नहीं कि इस पे बैठे रहो, एक ही टिक कर रहे हो और आगे पीछे देख रहे हो कि कोई बता देगा, नहीं। आप अपना टाइम सेट करो, इतने में एमसीक्यू कंप्लीट करने करो। फिर जो है आपके 2 मार्कर्स है उसको कंप्लीट करो। फिर 3 मार्कर्स है उसमें कितना टाइम लगेगा वो कंप्लीट करो। सिमिलरली जो है बड़े वाले क्वेश्चन है उसमें कितना टाइम लगेगा। और आप बोलोगे कि मैम पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कहीं से भी बीच बीच में से अटेम्प्ट कर लूं जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर लाइन वाइज करना चाहिए, फिर पीछे से अटेम्प्ट करूं, पहले 5 मार्कर करूं, फिर 4 मार्कर करूं, फिर 3 मार्कर्स करूं, फिर 2 मार्कर्स करूं, फिर 1 मार्कर करूं। मतलब अगर इसमें मैं पर्सनली अपनी एडवाइस दूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें शुरू से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। 2-3 रीजन है इसके। देखो, शुरू से पेपर अटेम्प्ट करने के ना एक तो ये फायदा होता है कि टीचर को चेक करने में बहुत आसानी रहती है ना। टीचर भी बड़ा, अगर आप टीचर को पहले ही इरिटेट कर दोगे कि टीचर एक क्वेश्चन आपने यहाँ किया है, एक क्वेश्चन पता नहीं आपने कौन सा कर दिया और ढंग से नंबर भी नहीं डाला, क्वेश्चन 5th का बी पार्ट कर दिया, क्वेश्चन 3rd का ए पार्ट कर दिया, क्वेश्चन 6 का सी पार्ट कर दिया, तो इससे कंफ्यूजन होगी और पेपर चेक करने में टीचर को भी दिक्कत होगी और आपके मार्क्स जो है बेफिजूल कट सकते हैं। ठीक है, स्कूल में हो आप, स्कूल में तो आप दोबारा से टीचर के पास जाकर दिखा सकते हो कि मैम मैंने क्वेश्चन किया है। बट व्हाट अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स, जब आपकी शीट्स बाहर चेक होने जाएंगी, आप उनके पास तो नहीं जा सकते ना, आपको तो नहीं पता ना कि आपका पेपर कौन चेक कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको पेपर जो है एक सीक्वेंस में करना चाहिए। या तो आप पीछे से कर लो सारा और बैकवर्ड कर लो, या फिर आप शुरू से कर लो, और क्वेश्चन जो नहीं आता उसके लिए एक अप्रोक्सीमेटली स्पेस आप छोड़ दीजिए वहां पे। तो ये मेरा भी पर्सनली ट्राइड एक्सपीरियंस है, तो आप ऐसा कर सकते हो। और अब बात आती है कि मैम आगे से करें या पीछे से करें, आपने 2 ऑप्शन दे दिए। उसमें भी अगर मैं पर्सनली अपना एडवाइस दूं तो आपको स्टार्टिंग से करना चाहिए। देखो, पेपर हम बनाते कैसे हैं कि पहले 1 मार्क क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क क्या होता है, एक तरीके के आपको होता है ना कि एक रेस में दौड़ने से पहले आपका वार्म अप हो जाता है, एक वार्म अप टाइप होते हैं। अगर आप उन 20 क्वेश्चन, लेट्स से 20 एमसीक्यूज भी आए हैं, आपने उन 20 एमसीक्यूज को कर लिया, आपको थोड़ा एक अच्छा लगता है कि हाँ 20 मार्क्स तो मैंने अपनी जेब में डाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और जल्दी जल्दी कर भी लिया, इतना पेपर तो मेरा हो भी गया, एक अच्छी सी फील आती है। फिर आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चन बच जाते हैं जिसमें अब आपके पास जितना टाइम बचा आप उसमें लगाओ। आप स्टार्टिंग में ही 5 मार्कर उठा लोगे तो स्टार्टिंग में ही आप 5 मार्क को लिखने में आपको 10 मिनट तो चाहिए ही है ना, 10-15 मिनट तो आप लगाओगे एक 5 मार्क को लिखने में। तो अब आप देखोगे अरे अभी तो इतना टाइम हो गया और मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करे हैं, कैसी फील आएगी। एक इतने टाइम में 20 क्वेश्चन और इतने टाइम में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, एक नेगेटिव साइकोलॉजी हो जाएगी ना कि अरे मैं तो बहुत सारा रह गया, अरे अब कैसे करूंगा मैं। तो इसलिए ये एक तरीका होता है कि आप पहले स्टेप वाइज ही करो, लाइन वाइज चलते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपना आराम से एमसीक्यूज करो, फिर 2 मार्कर्स करो, फिर 3 मार्कर्स करो, तो आपका पूरा आधा पेपर तो हो ही जाएगा। फिर लास्ट में जितना टाइम बचे 5 मार्कर्स में उतना अच्छे से टाइम स्पेंड करो, क्योंकि 5 मार्कर्स है, 5 मार्कर्स गेन करना बहुत जरूरी है। 5 मार्कर्स आप इस तरीके से लिखो, जितना टाइम बचा है मैं सोच के समझ के, क्योंकि एंड में आपको थोड़ा सा टाइम छोड़ना भी है आपको पूरा पेपर को रिवाइज करने के लिए, कि प्रूफ रीड करने के लिए कि आपने सही तरीके से सब कुछ लिखा है या नहीं, कोई चीज मिस तो नहीं हो गई है। तो ये सारी चीजों के लिए हमारे पास लास्ट में टाइम बचना चाहिए। तो लास्ट में जो आपके पास टाइम को ऐसे मैनेज करो कि रिवीजन और आप कह सकते हो प्रूफ रीड करने के लिए भी टाइम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ओके, समझ आई इतनी बात। वहीं पर अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है, जो स्टार्टिंग में आपकी इंस्ट्रक्शंस होती है उसको ध्यान से पढ़ो। जो और वाले क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस, उसमें आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना होता है। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और उसमें लिखा है कि या तो आप ये करो या फिर आप ये करो, ठीक है, और आप बोलोगे अरे दोनों ही आते, दोनों कर देता हूं, तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। दैट इज अ टाइम वेस्ट, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। और अगर आप बाई चांस और पार्ट कंपेयर कर रहे हो तो हमेशा आंसर में आपको क्या लिखना है, आंसर किसका आंसर है, ये और वाले ऑप्शन का, कि मैंने जो आंसर अटेम्प्ट किया वो और का किया है ना। टीचर को कैसे पता चलेगा आपने और वाला किया नहीं किया, देख लेगी वैसे क्वेश्चन पेपर टीचर, बट फिर भी टीचर के लिए आप कन्वीनियंट रखो, जैसे टीचर भी आराम से खुश होकर जो आपका पेपर जो है चेक करे। सो और का आंसर ऐसे लिखो और कॉन्फिडेंस से पेपर को स्टार्ट करो, चाहे वो स्टार्टिंग से करो या पीछे से करो, बीच से कहीं रैंडम नहीं करना है। जहां पर नहीं आता, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको जो है उसके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ दो,
ठीक है, 1 मार्कर है तो 1-2 लाइन छोड़ दो, 2 मार्कर है तो 3-4 लाइन छोड़ दो, और अगर आपका 3-4 मार्कर्स है तो हाफ पेज, 5 मार्कर है तो पूरा पेज और 2 पेज छोड़ दो। तो इस तरीके से आपको पेज जो छोड़ देना है, फिर बाद में आकर आप लिख देना, थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा बच जाएगा, उसको आप पेंसिल से थोड़ा क्रॉस भी कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं, वो चलता है इतना। तो आप इस तरीके से आप कॉन्फिडेंस से आपको स्टार्ट करना है, टेंशन नहीं लेनी है, कोई आंसर नहीं आता उसके लिए स्पेस छोड़ देना, उसको हम बाद में देखेंगे। बाद में आपके पास कुछ टाइम होना चाहिए जिससे आप जो है बाद में प्रूफ रीड के लिए आपके पास इनफ टाइम, और कोई क्वेश्चन बच गया तो उसको लिखने के लिए भी इनफ टाइम हो। अब जो आपके आंसर्स होने चाहिए वो कंसाइसली और क्लियरली रिटन होने चाहिए। देखो, चाहे आपको आंसर जो भी टॉपिक को आपसे पूछा गया आपको नहीं आता, थोड़ा बहुत ही आता है, बट उस थोड़े बहुत को ऐसा लिखो कि टीचर को लगे कि आपको आता है। टीचर को तो नहीं पता ना आपको नहीं आता, जितना आपको आता है उतना उसको लिखो, पॉइंट्स में लिखो अपने आंसर्स को, पॉइंट्स में आपको आंसर लिखने हैं। अगर आप बात करो जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें पॉइंट्स में आंसर लिखने की कोशिश करो, ज्यादा आसान होते हैं। अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जहां पर आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करो जो आपके आंसर का मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, है ना। वहीं पर आप ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, कोई डायग्राम है उसके साथ उसको सपोर्ट करने के लिए डायग्राम बनाओ, है ना। तो ये सारी चीजें अपने आंसर्स में आप इंक्लूड करो तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। पॉइंट्स, अंडरलाइन, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, इस तरीके से जो अपने आंसर्स को आप फ्रेम करो। वहीं पर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में क्या होता है, व्हाट इज दिस, है ना, ऐसे लिखा होता है कि व्हाट इज लेट्स से आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज वर्साई, व्हाट इज वर्साई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट होता है वेयर इट इज लोकेटेड, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप क्या करते हो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, हम यही देख लेते हैं, अरे ये क्या है, अरे ये तो आता है, बढ़िया बढ़िया लिख दिया। अब वेयर का आंसर तो आपने दिया ही नहीं। तो क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के भी फर्दर सब पार्ट्स होते हैं, तो आपको उसको भी अच्छे से एड्रेस करना है, उसको भी आंसर में लिखना है। ये नहीं कि पहला का पार्ट छोड़ा और दूसरा का पार्ट छोड़ दिया, क्योंकि इसके जो है 2 मार्क्स होंगे। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया तो 1 मार्क इसका है, 1 मार्क इसका है। तो हर एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट को आपको एड्रेस करना है, जल्दी नहीं बचानी है, और किसी भी क्वेश्चन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। जैसे अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो उस केस में क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपको नहीं आता, तो आपने उसके बारे में कुछ तो सुना होगा, कुछ भी, चाहे रैंडमली एक वर्ड ही सुनाओ, या फिर लग रहा हो कि इसका आंसर ये हो सकता है। क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो इतना तो आइडिया, हाँ ये बात अलग है आपने चैप्टर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, बिल्कुल एकदम रैंडमली एकदम कुछ भी पढ़कर नहीं आए हो, वो एक अलग बात हो सकती है। बट अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो आपको कुछ तो आता होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं तो कुछ तो आप लिखोगे। तो इसको हमेशा ऑलवेज कुछ ना कुछ लिख कर आओ, ऑलवेज राइट समथिंग, ठीक है। कभी नहीं छोड़ना है कोई भी क्वेश्चन, चाहे गलत लिखो सही लिखो, आपको आंसर हमेशा लिख कर आना है, आपको हमेशा आंसर लिख कर आना है, छोड़ना नहीं है, ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़नी है। कुछ मैंने देखे कुछ बच्चे एमसीक्यू छोड़ देते हैं, अरे एमसीक्यू में तो कहीं ना कहीं गेस वर्क यूज कर सकते हो, गेस वर्क लगा लो, क्या हो गया, क्या पता सही हो जाए, तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। और लास्ट में जो आपके पास कोशिश करो 30 से 20 मिनट्स, है ना, इतना आपके पास टाइम बचना चाहिए जिससे आप पूरे पेपर को रिव्यू कर सको, ये देख सको कि सारे क्वेश्चंस आपने कर लिया है या नहीं, हर क्वेश्चन का हर एक पार्ट कर लिया है या नहीं। फिर लास्ट में और टाइम बचता है तो आंसर्स को भी देखो, रिव्यू करो, अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को अंडरलाइन कर दो। तो ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हो। तो इन सारी चीजों से क्या होगा, आपका पेपर एकदम बढ़िया तरीके से होगा, और आई गारंटी कि आपके फुल मार्क्स से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो एक बार ट्राई करके देखो ये पूरा प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है, आई होप आप करोगे, और फिर आप मुझे बताना कि आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली, क्योंकि टॉपर्स भी ऐसा ही करते हैं। पेपर इज ऑल अबाउट टेक्निक, स्ट्रैटेजी क्या है आपकी, स्ट्रैटेजी बनाकर पेपर देना है, रैंडमली जाकर नहीं दे देना, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।